नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनय और आप सभी का वेलकम करता हूं स्टडी पे। दोस्तों, भारत जो है G7 का हिस्सा बन चुका है। सबसे पहले तो ये सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या भारत को G7 में नहीं बुलाया जा रहा है इस बार। तो इस बार G7 में भारत को बुलाया जा रहा है और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि G7 जो है, आपको पता होना चाहिए कि जो ये G7 समिट हो रहा है वो हो रहा है कनाडा में। और कनाडा जो है वो भारत के साथ हमेशा से, मतलब जब से खालिस्तानी मूवमेंट को इंडिया ने बॉयकॉट करना शुरू किया है तब से अगर देखा जाए तो कनाडा हमेशा से खपा रहता है भारत से। और यही रीजन है जिसके वजह से जस्टिन ट्रूडो का गवर्नमेंट जो था, जस्टिन ट्रूडो पर्सनली जो थे वो यहाँ से रिजाइन कर दिए। और आज के दिन में अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एक एक्सटर्नल थ्रेट बोल सकते हैं इंडिया सिक्योरिटी को। खालिस्तानी मूवमेंट जिस तरीके से विदेशों में पनाह ले रहे हैं और जिस तरीके से विदेशी जो गवर्नमेंट है उनको जिस तरीके से बढ़ावा देती है इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए इंडिया को। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो थ्रेट है कि G7 में क्या करेंगे, पीएम मोदी को असैसिनेट कर देंगे, ये थ्रेट नया भी नहीं है। इससे पहले भी खालिस्तानियों ने बहुत सारे धमकी दे रखा है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि एक जर्नलिस्ट ने ये बताया कि दे विल किल पीएम मोदीज पॉलिटिक्स एट G7। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए G7 में। तो सबसे पहले आप समझ लो, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो थ्रेट है असैसिनेशन वगैरह का, ये कोई नया नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो आप पनून को जानते होंगे, जो कि अमेरिका में रहता है। उसने बहुत बार जो ओपन थ्रेट है इंडियन गवर्नमेंट को दे रखा है। मतलब पीएम मोदी, अमित शाह, जो भी ये लोग हैं, सबको उसने क्या किया है, धमकियां दे रखी है। और अमेरिका का नागरिक भी है, फिर भी अमेरिका जैसा देश यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे किसी देश के हेड को डायरेक्ट धमकी देना, किसी देश के जो होम मिनिस्टर है उसको धमकाना, किसी देश के पार्लियामेंट पे बॉम्बिंग करने की बात करना, ये सब अमेरिका में क्या है, एक्सेप्टेबल है इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और ऐसी हरकतें करके जो अमेरिका है वो क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे ये लेक्चर देता है इंडिया को कि इंडिया में क्या है दोस्तों, प्रेस का फ्रीडम नहीं है, लिबर्टी वहां पे नहीं है, जो कम्युनल टेंशन है वो ऑन द राइज है। जबकि अमेरिका के अंदर में देखा जाए तो बहुत सारे टेंशन है, बहुत सारे एंटी डेमोक्रेटिक जो स्टेप्स है वो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, बट दे आर पावरफुल। इकोनॉमिकली अगर बात करें तो दे आर फार बेटर देन अस। और इसकी वजह से ये जो काला सच है उनके बारे में कोई नहीं बोलता, मतलब कोई भी स्टेट खोल के नहीं बोलता एक्सेप्ट रसिया। रसिया यहाँ पे बार बार अमेरिका को क्या दिखाता है, आईना दिखाता है, बट अमेरिका यहाँ पे सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो दोस्तों अब ये समझना है कि G7 को बनाया क्यों गया था और G7 भारत के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 1970s के दौरान, मतलब जो इन्होंने ऑफिशियल रीजन दिया था, जो भी ये 7 मेंबर्स ग्रुपिंग है, इन्होंने ये बताया था कि दुनिया में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, ऑयल के जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और जो एक्सचेंज रेट, जो फिक्स एक्सचेंज रेट था, ब्रिटेन वुड जो इंस्टीट्यूशन थे जिसके द्वारा फिक्स किया गया था एक्सचेंज रेट, वो भी यहाँ पे कोलैप्स हो गया था। तो ये सारे रीजन इन्होंने दिया, लेकिन जो मेन मोटो था वो ये था कि दे वांटेड अ हेजेमनी ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज ओवर द वर्ल्ड। वो चाहते थे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज का हेजेमनी है दुनिया भर में बरकरार रहे और जो नाटो मेंबर्स हैं, एटलीस्ट नाटो मेंबर्स के जो भी पावरफुल कंट्रीज हैं, वो आपस में इकोनॉमिक लेवल पे कोऑर्डिनेट करके यूएसएसआर के अगेंस्ट में क्या रहे, खड़ा रहे। दैट्स वाई दे फॉर्म्ड दिस ग्रुप। इस ग्रुप का मेन रीजन था अगेंस्ट यूएसएसआर एंड हेजेमनी को दुनिया में बरकरार रखने के लिए। उस वक्त की जितनी सारी पावरफुल कंट्रीज थी वो आपस में क्या करती हैं, एक जो अलायंस है उसको फॉर्म करती हैं। G7 के मेंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपको ये पता चल गया कि ये जितने सारे वेस्टर्न कंट्रीज उस वक्त थे जहाँ पे भी डेमोक्रेसी थी और जो भी दुनिया भर में एक ग्रेटर डिग्री ऑफ जो इन्फ्लुएंस है वो ड्राइव करते थे, उन्हीं को यहाँ पे मेंबर बनाया गया था। हालांकि आगे चल के रसिया भी इसका मेंबर बना था, बट 2014 में रसिया को इन्होंने हटा दिया था। रीजन ये था कि रसिया ने क्या किया था, यूक्रेन का जो क्रीमिया था उसको इन्वेड कर दिया था और इसकी वजह से इन्होंने क्या बोला, रसिया को हम इसका मेंबर नहीं बनाएंगे। आज के दिन में अगर देखा जाए, करंट में अगर बात करें तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया के लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक दृष्टि से देखा जाए तो ये जो G7 कंट्रीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके साथ हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है उसको यहाँ पे बूस्टअप मिलेगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा और सबके साथ एक साथ कोऑपरेशन करने का एक मौका मिलेगा। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा देखा जाए जियोपॉलिटिकल लेवल पे देखा जाए तो इंडिया आज के दिन में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है और इसके कारण कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्लेयर हो गया है इंडिया इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी बड़े ग्रुपिंग्स हैं वहां पे इंडिया क्या करे, एक जो एक्टिव रोल है वो इंडिया यहाँ पे प्ले करे। इससे क्या होगा कि दुनिया भर में एक सिग्नल भी जाएगा, जो भी कंट्रीज है उनके पास एक सिग्नल जाएगा कि इंडिया आज के दिन में कितना ज्यादा एक्टिव है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो है। थर्ड नंबर पर देखा जाए तो कोऑपरेशन बढ़ाने की वजह से क्या होगा दोस्तों,
जो भी आज के दिन में वर्ल्ड लेवल के जितने सारे इश्यूज हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, टेररिज्म हो गया, तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से जो C7 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। और यहाँ पे अगर इंडिया को इन्वाइट नहीं किया जाता, जो कि नहीं भी होने वाला था, इसका रीजन मेन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कनाडा जो है इंडिया को इन्वाइट नहीं भी करने वाला था। इसका मेन रीजन था खालिस्तान मूवमेंट। खालिस्तानी अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कनाडा में कि इंडिया को यहाँ पे क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, इंडिया को यहाँ पे इन्वाइट नहीं करना। रीजन क्या था? निज्जर किलिंग। निज्जर का जो किलिंग हुआ था वहां पे अगर आप देखें, उसी की वजह से अगर देखा जाए तो पूरा सिस्टम ही मतलब एक तरीके से कोलैप्स हो गया। दोनों का सिस्टम कहने का मतलब यह है कि दोनों का जो कोऑपरेशन था इकोनॉमिक लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, पीपल टू पीपल टाइप, सब के सब यहाँ पे क्या है, रुके पड़े हैं। और ये जस्टिन ट्रूडो का सबसे एक तरीके से कह लो बचपना वाला जो पॉलिटिक्स है, इसकी वजह से भी ये सारी चीजें अप्स एंड डाउन हो गए। आज के दिन में कनाडा को अगर देखोगे तो हालत बहुत खराब है। एक तरफ अमेरिका जो है सैंक्शन लगा रखा है, दूसरी तरफ चाइना बात नहीं करना चाहता है, तीसरी तरफ इंडिया के साथ इन्होंने रिश्ता खराब कर रखा है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कनाडा क्या करे, भारत के साथ रिश्ता मतलब सही करे। तो इनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है इकोनॉमिक लेवल से देखा जाए तो, और इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो इनकी अब कोई औकात रह नहीं गई है। इसकी वजह से ये लोग चाहते हैं कि जो भी डैमेज डन हो चुका है उससे आगे निकलें और चीजों को कहीं ना कहीं यहाँ पे हम क्या करें, फिर से रीसेट करें। दैट्स व्हाई दे आर इनवाइटिंग इंडिया। तो यहाँ पे डिस्पाइट खालिस्तानियों का जो भी लीडर है उन्होंने यहाँ पे बार बार बोला है कि पीएम मोदी को इनवाइट नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद जो प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्विटेशन को भेज दिया है पीएम मोदी के लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी का जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट समझना यह है कि जो भी कंट्रीज खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा देती है वहाँ पे जो भी इंडिया की तरफ से डेलीगेट्स जाते हैं, चाहे वो पीएम के डेलीगेट्स हो, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो कॉमर्स मिनिस्टर हो, सब के सब एक तरीके से वहाँ पे थ्रेट मतलब रडार पे रहते हैं उनके। वो चाहते हैं कि क्या करें, एक नैरेटिव सेट करें, डर पैदा करें, और डर के सहारे क्या करेंगे वो लोग, इंडिया को कहीं ना कहीं एक तरीके से झुकाने की कोशिश करेंगे। बट ये होने वाला नहीं है। पीएम मोदी का सिक्योरिटी जो है वर्ल्ड में मतलब देखा जाए तो बहुत ही टॉप क्लास में आता है। और देखना ये होगा कि इन सारे इश्यूज को इंडिया कैसे टैकल करता है, कि ऑलरेडी हमारे पास जो एक्सटर्नल थ्रेट है वो बढ़ते जा रहा है। पहले तो यहाँ पे पाकिस्तान जो सबसे रिसेंट है, बांग्लादेश भी मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हमारे अगेंस्ट ही टर्न हो चुका है, चाइना तो पहले से ही थ्रेट है। और ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है ये समय समय पे क्या करते रहता है, इंडिया के पावर को अंडरमाइन करते रहता है। तो यहाँ पे एक सॉलिड कदम उठाना जरूरी है खालिस्तान मूवमेंट को लेके। बाकी दोस्तों आपका क्या थॉट है कमेंट में हमें जरूर बताइए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।